नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिन पर दिन भर हमारी नजर भी होगी। आज हम आपको इस विशेष कार्यक्रम में 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिन पर दिन भर हम नजर रखेंगे। तो तस्वीरें देखिए। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहां पुलिस हत्याकांड हुआ। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश के ई टेंडरिंग घोटाले मामले को लेकर हुई आईटी की छापेमार कार्रवाई की। तीसरी खबर में हम बताएंगे कि एमपी में कितने पुलिस कर्मियों पर विभिन्न मामलों में विभागीय जांच चल रही है। चौथी खबर में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर होगी। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रमोशन तो होंगे, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी। वहीं पांचवी और अंतिम खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की, जहां बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा के बाद हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मंगलवार देर रात को हुए पुलिस हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने बुधवार को एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि मुख्य आरोपी मोती धीमर घटना को अंजाम देकर अभी भी फरार है। मरने वाले की शिनाख्त मोती धीमर के भाई एलकार के रूप में हुई है। जानकारी है कि पुलिस बदमाशों के बीच सिरपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर के पास काली नदी के किनारे मुठभेड़ हुई, जहां शराब तस्करों और पुलिस के बीच गोलियां चली और इस मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर हो गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कानपुर के बिकरू गांव जैसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यही नहीं, शराब माफियाओं ने पहले एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर उन दोनों को गायब कर दिया। बाद में दरोगा लहूलुहान हालत में खेत में मिले और सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कासगंज में शहीद हुआ सिपाही आगरा का रहने वाला बताया जा रहा है। सिपाही की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद देवेंद्र की शादी 2016 में हुई थी। वो 2 बच्चियों के पिता भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया था और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सरकार की ओर से मृतक सिपाही के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की गई है। बहुत ही वीर लड़का था, अभी नौकरी लगी थी और ये शहादत को सलाम करके चला गया। उनका इकलौता चिराग था, वो भी बुझ चुका है। न उनका कोई बच्चा है, 2 बेटियां हैं शादी के लिए। देवेंद्र जसावत अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को छोड़ गया है, बेटा कोई है नहीं। ऐसा भगवान ने किया है कि पूरे गांव पर पहाड़ टूट चुका है, पूरा गांव मातम में छाया हुआ है, परिवार में कोहराम है। इतना बड़ा दुखद समाचार मिला तो रात से ही पूरा गांव मातम में है। वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका नाम देवेंद्र था। उन पे 2 बेटियां हैं, एक बेटी 3 वर्ष की है, एक बेटी 3 महीने की है और इनका कोई दूसरा भाई नहीं था। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी भी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी 2 मई की तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही वो चल बसे। ये हमारे पूरे गांव के लिए बेहद दुख की सूचना है और ये बहुत ही दुख की घड़ी है। हम सरकार से विनती करते हैं कि इस परिवार का जितना भी बने उतना सहयोग करे। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज का ये मामला निकलकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश यूँ तो इस तरह की घटनाएं वहां पर हो ही रही हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई थी और शराब तस्करों को पकड़ने के लिए जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उन पर हमला हो जाता है। और चलिए, राजू संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू, पुलिस हत्याकांड, आरोपी को पुलिस ने बुधवार को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन अभी भी मोती धीमर घटना को अंजाम देकर जो फरार हो गया था, अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये कि जब इस तरह से हमले हो रहे हैं पुलिस अधिकारियों पर, तो जब किसी भी तरह के माफिया को पकड़ने जाया जाता है तो उनके साथ कोई टीम नहीं होनी चाहिए? ऐसे तो लगातार हमारे पुलिस वालों पर हमले होते रहेंगे। पारुल, बहुत अच्छा कहा आपने। सबसे पहले अगर बात करें, अगर कानपुर के विकास दुबे के मामले को लेकर अगर बात की जाए, बिखरू कांड को लेकर, तो उसका ये पार्ट 2 देखने को मिला है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश के जो कासगंज जिले में मंगलवार देर शाम तक जो अंजाम दी गई है दुशासनपूर्ण वारदात का, एक आरोपित पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है, जबकि दूसरा आरोपित अभी फरार है। एडीजी अजयानंद की अगर बात करें तो उन्होंने मुठभेड़ की पुष्टि की है और दोनों आरोपित भाइयों, जिसमें एक एहलकार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया तो दूसरा आरोपित मोती फरार है। एडीजी लॉ ऑर्डर की अगर बात करें, प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपित को गोली मार दी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
ये सिपाही की अगर बात करें, ये कासगंज में जो सिपाही की हत्या और दरोगा को घायल करने की घटना को 12 घंटे के अंतराल पुलिस ने आरोपित एहलकार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एहलकार मुख्य आरोपित मोती का भाई था। सिरपुरा थाने का एहलकार पर 3 व मोती पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ मंगलवार देर रात नामजद दर्ज है। अज्ञात लोगों के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, रिपोर्ट की गई है। और कासगंज जिले के गांव नगला बंगल में मंगलवार शाम दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र शराब माफिया मोती की कुर्की का नोटिस चिपकाने के लिए गए थे, चस्पा करने के लिए गए थे। वही माफियाओं ने दोनों को बंधक बना लिया और पीट कर सिपाही की हत्या कर दी, जबकि दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। और घटना के बाद एडीजी अजय आनंद और आईजी की अगर बात करें, पुलिस मुहैया कासगंज में ही कैंप कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात पारोल यहाँ ये बनती है, देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार कितना भी चीख कर क्यों ना ढिढोरा पीटे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी भाग जाए या सलाखों के पीछे चले जाए, नहीं उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना होने के बाद में पुलिस ने एक बहुत अच्छा एक काम किया कि घटना होते ही उन्होंने एक आरोपित को एनकाउंटर में मार गिराया है, दूसरा भी लापता है, पुलिस उसकी तलाश में है। और देखा जाए वहां अपर पुलिस महानिदेशक की बात करें या वहां के पुलिस महानिरीक्षक उस गांव में कैंप कर रहे हैं। कासगंज से ये जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर गंगा की गटरी थी, वहाँ गांव है नगला धीमर और दरोगा अशोक और ये नगला गावे किस्म की जो बात करें, सिपाही मैनपुरी और सिपाही देवेंद्र कुमार नगला बिंदु डोकी आगरा मंगलवार शाम शराब माफिया मोतीराम की कुर्की को नोटिस चस्पा करने के लिए गए थे। हिस्ट्री सेंटर मोती के विरुद्ध 11 मुकदमे पंजीकृत मैंने आपको बताया जैसे हैं, और माफिया ने दोनों पुलिस कर्मियों को घेर लिया और एक पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। सबसे बड़ी घटना देखने को मिली कि पेड़ से बांधकर पीटा जाता है, इसके बाद माफिया ग्रामीण। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद भी सख्त तेवर दिखा रहे हैं यूपी के सीएम। बावजूद इसके क्यों आखिर इस तरह से पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और क्यों आखिर पुलिस अगर कोई कार्रवाई करने जाती है तो उनके साथ पर्याप्त बल या पर्याप्त टीम क्यों नहीं होती है? ये कहने के बाद भी कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा तब भी पस्त नहीं पड़ रहे हैं माफियाओं के हौसले। तो सोचने वाली बात होगी कि आखिर कौन इनके पीछे बैठा हुआ है या कौन सरपरस्त है जिसके अंडर में ये माफिया पनप रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। तो कई तरह के सवाल हैं क्योंकि शराब का कारोबार लगभग खत्म है यूपी से, क्योंकि यूपी की सरकार ने उसे बैन कर दिया है। अब शराब के कारोबार को जो अवैध तरीके से पनप रहा है उसे बंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, लेकिन माफिया जो हैं उनके हौसले पस्त नहीं हैं, वो लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के टेंडरिंग घोटाले में आरोपी मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास राजू और उसके सहयोगी आदित्य त्रिपाठी के भोपाल स्थित 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापा मारा है। अफसरों की टीम मंगलवार को हैदराबाद से भोपाल पहुंची थी। भोपाल के अलावा हैदराबाद के 12 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। बताया जाता है इनकम टैक्स को करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले हैं। इससे ईडी ने दोनों को 21 जनवरी को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच में बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी के प्रमाण मिले हैं। इसी की जांच के लिए आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे मारे हैं। मेंटाना कंपनी पर मध्य प्रदेश सरकार ने ठेकों में ऑनलाइन टेम्परिंग कर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। सूत्रों का कहना है श्रीनिवास राजू के तार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी से जुड़ने के कारण ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है। और चलिए, मेंटाना कंपनी जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ई टेंडरिंग में भी टेम्परिंग की गई थी, जानकारी ले लेते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मेंटाना कंपनी इतने समय से पनप रही थी, लेकिन अब हाथ लगी। वैभव, सवाल तो ये भी, और उसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा है कि ई टेंडरिंग मामले में भी टेम्परिंग के आरोप हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं, तो अब तक बच कैसे रहे थे ये लोग? सवाल यही कि इतने लंबे समय तक के साथ जांच चल रही है और जांच में जब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि हैदराबाद में भी ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की जाती है, इस वक्त भोपाल में भी राजू मेंटाना का जो घर है वहां पर कार्रवाई चल रही है। हरेरा कॉलोनी में उनका घर है उसके, और ये कार्रवाई कल सुबह से शुरुआत हो चुकी है इस कार्रवाई की। तो बेहद महत्वपूर्ण है, करीबन 3,500 करोड़ रुपए का ई टेंडर घोटाला है। जब सरकार बदली, मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ कार्य कर रहे थे, तो 9 लोगों के खिलाफ FIR इस मामले में दर्ज की गई थी। बड़े बड़े राजनेताओं से पूरे ही ई टेंडरिंग के मामले जुड़े नाम सामने आए थे, FIR की बात की गई थी। तब बीजेपी ने भी आरोप लगाया था जब कांग्रेस की सरकार थी कि अगर राजनेता या फिर कोई मंत्री इसमें लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कमलनाथ के वक्त भी ये पूरी कार्रवाई नहीं चल रही थी, गाये बगाए एकदम से कभी किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती थी, और अब एक बार फिर से ई टेंडर का जिन बाहर निकल कर आ गया है।
हैदराबाद के 11 ठिकाने हैं, भोपाल के 3 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही जो टेंडर होते हैं उनमें भी टेम्परिंग की गई थी, ऑनलाइन टेम्परिंग की गई थी, और पहले ही टेंडर रिलीज करने से पहले ही जानकारी सामने ले ली जाती थी कि कितने का टेंडर सामने वाली या फिर विपक्षी पार्टी के द्वारा भरा गया, उससे 1 या 2 रुपए ज्यादा की राशि लगाकर उस टेंडर को हासिल कर लिया जाता था। तो बेहद संवेदनशील ये मामला है कि किस तरीके से जनता का भरोसा, कह सकते हैं कि जनता के भरोसे को खत्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि टेंडर की जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है वो इसलिए की गई है ताकि दूसरों को समझ में ना आ पाए कि दूसरे दल ने या दूसरी पार्टी ने, दूसरी कंपनी ने कितने रुपए में अपनी बिड डाली है। लेकिन यहाँ तो सारी ही चीज ऑनलाइन सामने आ रही थी, बिड कितने की डाली जा रही है, और यही कारण है कि टेंडरिंग का घोटाला जिस तेजी से बढ़ता गया। और बहुत सारे, क्योंकि जब आपको पहले ही क्लियर रहेगा आपको बिड नहीं देनी, तो फिर आप काम कितने तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें पैसा ऊपर तक खिलाना पड़ेगा। तो पैसा तो ऊपर तक पहुंच चुका है, लेकिन किन के लोगों के पास ये पैसा पहुंचा, किनके खिलाफ FIR और होगी और कौन सलाखों के पीछे जाएगा, ये एक चीज और ये भी वैभव कि पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी से भी इनके तार जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास राजू जो हैं कहीं ना कहीं इनसे इनके तार जुड़े हुए देखे जा रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके कहानी की ये कहानी है कि जो कमलनाथ के टाइम हमने देखा था कि एम गोपाल को नियमों को दरकिनार करके PS बना दिया गया था, उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई थी, तो तार उन तक भी जुड़ रहे हैं। और उनके जब उन पर जिम्मेदारी थी तो उस वक्त भी टेंडरिंग घोटाले को लेकर कुछ बहुत ज्यादा काम किया नहीं गया। बहुत ज्यादा क्योंकि शिकायतें तो लगातार आ रही थी, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और यही कारण है कि जब से मध्य प्रदेश में BJP की सरकार आई है तो एम गोपाल रेड्डी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और जो लोग इस मामले में लिप्त थे, जिन जिन के नाम सामने आए थे, उन सबके खिलाफ FIR भी दर्ज होने के साथ देख सकते कि राजू मेंटेना के हैदराबाद के जो कंपनी है, उनके जो भोपाल में जो प्रतिष्ठान है, वहां भी कार्रवाई की जा रही है। आकाश का नाम भी सामने आ रहा था क्योंकि एक मध्यस्थता निभा रहे थे सरकार और राजू मेंटेना कंपनी के बीच में, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स चोरी का मामला आने के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी अब इससे जुड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब परत दर परत खुलने लगी है, और जिस तरीके से फ्री हैंड दिया गया है वर्तमान में BJP के द्वारा, उससे लगता है कि जल्द ही जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। वैभव, इस मामले में जिस तरह के BJP खेमे में र्यूमर्स हो रही है कि ई टेंडरिंग मामले का ये घोटाला, और इससे पहले भी उसी वक्त में जब कमलनाथ जी की सरकार थी जगह जगह छापे पड़े थे, कई ऐसे बड़े नामों का भी खुलासा हुआ था जिनके पास से बड़ा कैश अमाउंट निकला था। तो BJP वाले तो ये भी चुटकी लेके कह रहे हैं कि क्या 15 महीने में सिर्फ यही किया आपने? हाँ, बिल्कुल मौका मिला है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं BJP के नेताओं को मौका मिल गया है कि आयकर विभाग की जो इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, इसमें सूत्र बताते हैं कि 150 से 200 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स चोरी की गई थी, जब इसके दस्तावेज बरामद भी कर लिए गए। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का अपने आप में एक बड़ा मामला उलझता जा रहा है राजू मेंटेना कंपनी और जो आकाश है जो उसकी मध्यस्थता निभा रही है, उसके साथ ही क्योंकि बहुत सारी कंपनियां और भी ई टेंडरिंग के मामले में जुड़ी हुई हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्री हैंड दिया है, और आज सुबह कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से भी सवाल किया गया कि छापेमार कार्रवाई की गई है, ई टेंडरिंग का मामला आपकी सरकार के समय भी था, कांग्रेस के समय भी था, तो उन्होंने कहा कि BJP सुशासन वाली पार्टी है और जिसने भी गलतियां की हैं उसको उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। परिणाम कौन कितना भुगतता है तो देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो ये ई टेंडरिंग घपला जो पहले भी इस तरह के मामले निकलकर सामने आए, लेकिन अब मेंटाना कंपनी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो 2018 में कहा जा रहा है कि इनके जो तार हैं वो एम गोपाल रेड्डी से भी जुड़े हुए थे, जो पूर्व मुख्य सचिव रहे। अब कमलनाथ सरकार जो उस वक्त तत्कालीन सरकार रही वो भी घेरे में इस मामले में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। विभागीय दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करने पर प्रदेश के करीब 1200 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच चल रही है। इसके दायरे में सबसे अधिक पुलिसकर्मी चंबल जोन से हैं। यहां 146 पुलिसकर्मियों पर विभिन्न आरोप लगे हैं। वहीं सबसे कम जांच के मामले CID नारकोटिक्स से आए हैं। यहां एक जांच ही लंबित है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दिसंबर 2020 तक आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर के 1122 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के करीब 70 अधिकारियों के खिलाफ जांच की जा रही है। सबसे अधिक शिकायतें चंबल जोन से हैं, तो दूसरे स्थान पर सागर जोन है। यहां 142 पुलिसकर्मी विभिन्न मामलों में आरोपित हैं। इसके अलावा 1 वर्ष से लंबित जांच की संख्या प्रदेश में 451 है। 1 वर्ष से अधिक समय में लंबित जांच में सबसे अधिक संख्या 84 सागर जोन की है, तो दूसरे नंबर पर 70 की संख्या है चंबल जोन की। इसके अलावा 1 वर्ष से अधिक लंबित विभागीय जांच के 96 मामले में कोर्ट से स्थगन मिलना
हुआ है। जिन पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच चल रही है उन पर दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं करने का, शराब पीकर उत्पात मचाने का, छेड़छाड़, रिश्वत जैसे आरोप हैं। आपको बता दें, इन पुलिस कर्मियों से आरोपों पर उनका पक्ष मांगा गया है। जिन कर्मचारियों ने अपना पक्ष रख दिया है उनका प्रतिपरीक्षण जारी है। और हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं इस खबर को लेकर। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं इतने पुराने पेंडिंग मामले और सबसे ज्यादा ये चंबल जोन से निकलकर सामने आ रहे हैं, चंबल और सागर जोन ये हिट लिस्ट में है। अब ऐसे में जो अधिकारी जिन्होंने रिश्वत ली होगी, लोकायुक्त ने छापा मारा होगा, तरह तरह के आरोप इन पर, लेकिन जब अपने काम का निर्वहन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया उसके बावजूद भी अभी तक उन्हें कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा। वो बने हुए अपने पद पर काम कर रहे हैं क्योंकि विभागों की लेट लतीफी, जो जांच चल रही है उसकी लेट लतीफी। बिल्कुल पारुल, गंभीर मामला है और जिन लोगों पर गंभीर आरोप होते हैं, चाहे वो रिश्वत का हो, छेड़छाड़ का हो, शराब पीकर गदर करने का हो या कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन ना करने का हो, ऐसे गंभीर आरोपों में ही उनको सस्पेंड किया जाता है और उनकी विभागीय जांच की जाती है। हमने अनादि टीवी ने ही दिसंबर में प्रथम सप्ताह में ये दिखाया था कि नवंबर में डीजीपी विवेक जौहरी ने एक समीक्षा की थी कि विभागीय मामले कितने लंबे थे। तब उसमें आया था कि एक साल से अधिक के भी 550 से अधिक मामले लंबित थे और 1256 मामले अक्टूबर तक लंबित थे विभागीय जांच के। तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि 45 दिन में विभागीय जांच पूरी की जाए और बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की थी कि जो लोग जिनका तबादला हो गया विभागीय जांच में शामिल हैं, जांच करता है या जिनकी जांच हो रही है उनका कहीं तबादला हो गया है तो उनको रिलीव किया जाए जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए, ताकि वो अपने बयान दे सके और जांच में सहयोग कर सके। जो जांच में सहयोग ना करे उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आईजी से लेकर एसपी तक तमाम विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा था कि जिनकी जांच चल रही है, जिनको आप 24 घंटे में रिलीव कीजिए जांच अधिकारी के पास उपस्थित होने के लिए और बाकायदा उसकी पुलिस मुख्यालय को ईमेल पर सूचना दीजिए। हम देख रहे हैं कि 45 दिन से अधिक का समय हो गया, उसके बाद फिर हम उन्हीं मामलों पर बात कर रहे हैं। तो तब से अब तक 134 मामलों का निराकरण हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है कि डीजीपी के निर्देश देने के बाद कि एक साल से अधिक के जो मामले लंबित हैं उनका 45 दिन में निराकरण किया जाए, तो उनकी संख्या 550 से अधिक के बावजूद अभी तक इतने बड़े पैमाने पर निराकरण नहीं हुआ, जबकि हो जाना चाहिए थी। डीजीपी कह रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो जांच अधिकारी यदि कार्रवाई नहीं करते, समय पर जांच पूरा नहीं करते हैं तो उन पर आईजी रेंज में जो प्रभारी होते हैं 3-4 जिलों के आईजी उन पर कार्रवाई करेंगे। हम देख रहे हैं कि डीजीपी के निर्देश के बावजूद भी 2 महीने बाद हम फिर बात कर रहे हैं तो सिर्फ कम मामलों का ही निराकरण हुआ है, जबकि हमने खुद अपने पैकेज में दिखा रहे हैं कि सिर्फ 90 ऐसे मामले हैं जिनसे कोर्ट से स्टे। बाकी के मामलों में क्यों तेजी से जांच नहीं हो पा रही है? विभागीय जांच के बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, सरकार उनके वेतन का एक हिस्सा उनको देती है, उनसे पूरा काम नहीं ले पाते हैं और जब वो विभागीय जांच में निर्दोष साबित हो जाते हैं तो पूरी तनख्वाह उनको देना पड़ती है। तो एक तरह से उनसे आप काम भी पूरी क्षमता से नहीं ले पा रहे हैं और उनको पूरा भार भी, वेतन भी देना पड़ता है यदि वो निर्दोष हो जाते हैं तो। और यदि दोषी भी पाए जाते हैं तो ऐसे अधिकांश मामले होते हैं जिनमें उनको निंदा की सजा दी जाएगी, छोटी मोटी सजा दे दी जाती है, 1 साल का वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। तो इस तरह की कम सजाएं मिलती हैं ज्यादातर मामलों में, लेकिन खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि लोग अधिकारियों का कमी है, बावजूद ये मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। इनके निर्देशों के बाद, खासकर डीजीपी के निर्देश के बाद भी उसका पालन नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा गंभीर और सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ। बिल्कुल। और ऐसे में जब जिन लोगों ने किसी भी तरह से कोई गलती की है या उनका जो काम है उसमें सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है और जब उन्हें कोई सज़ा ही नहीं मिलेगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो यथावत जैसे हैं, जैसा उनका नेचर होगा उसी तरह से वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप बने रहिए ब्रजेश सर, आगे भी आपसे हम बात करेंगे अगली खबर पर भी। चलिए अगली खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा पुलिस वालों का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन तनख्वाह किसी की नहीं बढ़ेगी। इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस रेगुलेशन के पैरा 72 में संशोधन गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह विभाग के संशोधन गजट नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस एसएएफ और वीडियो रेडियो में हेड कांस्टेबल के 8,250, एएसआई के 5,175, सब इंस्पेक्टर के 1,335 और इंस्पेक्टर के 8,000 पद खाली हैं। इन पदों का प्रभार पुलिस स्टाफ को मिल जाएगा।
इस तरह खाली पड़े कुल 15,560 पदों पर प्रमोशन होना है। पुलिस मुख्यालय के प्रशासन शाखा के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के 12,810 पद खाली हैं। इन्हें भरना जाना है। पद खाली होने के कारण कई केस की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का केस सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण अभी पद नहीं भरे जा रहे हैं। इसलिए इन पदों पर पुलिस कर्मियों को ऑनरेरी प्रमोशन देने की सिफारिश गृह विभाग से की गई थी। प्रशासन शाखा ने अपनी सिफारिश में गृह विभाग को बताया कि न्यायालय आदेश के अधीन रहते हुए इन पुलिस कर्मियों को प्रमोट माना जाए, ताकि इन पदों से संबंधित जांच के काम आगे जारी रखकर कार्रवाई की जा सके। इससे पेंडिंग केस जल्दी निपट सकेंगे। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर विचार करते हुए गृह विभाग ने संशोधन गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें, मई 2016 में पदोन्नति में आरक्षण का नियम समाप्त कर देने से प्रमोशन पर रोक लग गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीते 2 साल में मध्य प्रदेश पुलिस के करीब 2000 प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। और चलिए हम ज्यादा व्यवस्था है नियम 72 में जो थी, अभी तक सिर्फ एक ही जगह थी, वो हमने बढ़ा के कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई का चार्ज देने की व्यवस्था की है। लंबे समय से मांग भी थी और लगातार हम सुधारात्मक प्रयास करते भी रहते हैं पुलिस व्यवस्था में। और चलिए इस खबर को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, प्रमोशन को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पैरा 72 में संशोधन गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना आसान नहीं होगा इन तमाम चीज़ों को जितना आसान दिखाया जा रहा है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, 2016 में जब पदोन्नति में आरक्षण के मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला चल रहा है। तब से बड़ी तादाद में सभी विभागों में, पुलिस ही नहीं अन्य विभागों में भी 80,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनको पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो इसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसको बीच का रास्ता निकालना थी, उच्च पद पर कैसे प्रभार दिए जाए। तो पुलिस विभाग से उसकी शुरुआत हो गई है। पुलिस विभाग ने अपने पहले से ही ये था कि एसपी और आईजी तक वरिष्ठ पद पर आपको एक पद प्रमोशन दे सकते थे, मतलब प्रभार दे सकते थे, प्रमोशन नहीं दे सकते थे। आरक्षक से को उनको लगता था कि आरक्षक काबिल है तो उससे हवालदार का काम लिया जा सकता था, उसको जांच के अधिकार दिए जा सकते थे। इसी तरह एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर तक को पदोन्नत कर सकते थे अलग अलग अधिकारी। उनको इतने अधिकार थे कि आपको कमी लगती है या उनको आप काबिल समझते हैं तो आप उनको एक पद प्रमोशन दे दें, उसमें उनको वेतन बढ़ा हुआ नहीं मिलता था। लेकिन अब ये रास्ता जो पैरा 72 में पुलिस रेगुलेशन में जो प्रावधान था, उसको सरकार ने पदोन्नति के लिए रास्ता निकाल लिया है। एक पद प्रमोशन दिया जाएगा उनको, हालांकि उनके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बढ़े हुए पद का वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि इनमें ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी हैं कि जो बढ़े हुए वेतन का बाकायदा वेतन मिल रहा हो, उनको बढ़ा हुआ, क्योंकि उनका समय सीमा वैसी हो गई है कि तो उनको एक तरह से वेतन हवालदार का मिल रहा है, काम आरक्षक का कर रहे हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर है, वो एएसआई का काम कर रहा है, लेकिन उसको सब इंस्पेक्टर का वेतन मिल रहा है और वो काम एएसआई का कर रहा है। और इसी तरह एक पद ऊपर का वेतन मिल रहा है, लेकिन एक पद नीचे काम कर रहा है। तो अब इसमें सरकार पे ऐसा कोई ज्यादा भार नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है इनमें कुछ मामले ऐसे हों कि जिनको वेतन उतना न मिल रहा हो, लेकिन यदि ऐसे भी हैं कोई, उनको पदोन्नति दी जाएगी, एक पद का प्रभार दिया जाएगा अगले पद का, तो उनको वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये प्रावधान किया गया है। इससे अन्य विभागों का रास्ता भी खुल गया है, क्योंकि प्रदेश में करीब 1 लाख के पद ऐसे हैं अन्य विभागों को मिलाकर कि जो वरिष्ठ पद पे खाली हुए हैं, जिनका रिटायरमेंट हो गया है, उन पदों पर इस तरह से पदोन्नति दी जाएगी, एक पद अगले पद का प्रभार दिया जाएगा। तो जो काम प्रभावित हो रहा था, जैसे पुलिस के पास अब जांच अधिकारी नहीं है, हम उदाहरण के तौर पर लें तो इंस्पेक्टरों की कमी है। तो कई थाने में हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टरों को इंस्पेक्टर का चार्ज दे रखा है किसी अधिकार के तहत, और उनसे वो काम लिया जा रहा है। लेकिन अब इस रास्ते से उनको इंस्पेक्टर का ही अधिकार मिल जाएगा, वो रैंक लगा सकेंगे और उस अधिकार से बैठ सकेंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें कोई डिसीजन देता है तो उसमें सशर्त इनको एक पद आगे का प्रभार दिया जा रहा है कि यदि ऐसा कोई डिसीजन आता है। और ये मांग बहुत लंबे समय से भी की जा रही थी, क्योंकि काम भी कर रहे थे, सैलरी भी ले रहे थे, लेकिन बावजूद उसके जो रैंक, जो पद उन्हें मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा था। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मृत व्यक्तियों के नाम पर योजनाओं का लाभ लेने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने मृत लोगों को ही अपनी कार्यकारिणी में सदस्य बना ले? जी हाँ,
भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजनांदगांव में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपको बता दें, बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने हाल ही में 200 से ज्यादा लोगों की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन जिला बीजेपी की जंबो सूची में स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल 3 नाम को लेकर जानकारी मिली है कि उनका निधन हो चुका है। इनमें 134वें नंबर पर दर्ज चंद्र प्रकाश शर्मा को लेकर जानकारी मिली है कि उनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया। वो बांदा बाजार क्षेत्र के रहने वाले थे। इसी तरह 129वें नंबर पर मौजूद सुनील जोशी का जनवरी 2021 में निधन हो गया। 65वें नंबर पर मौजूद गणेश कोटले का भी निधन हुआ 3 साल पहले हो चुका है। अब मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सफाई देते नजर आ रहे हैं। शशांक संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो ये तो सुना था कि मृत लोगों के नाम पर योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, सिस्टम की गड़बड़ी है, लेकिन बीजेपी में ऐसे गड़बड़ लोग बैठे हुए हैं जो मरे हुए लोगों को जिंदा करके सूची में नाम डाल रहे हैं। शशांक जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी का विस्तार को लेकर जब सामने आई, जबकि 2 साल पूरे होने के बाद एक लंबे इंतजार के बाद जिला भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। और घोषणा होने के बाद यह बात सामने निकल कर आई कि 3 मृत चेहरों को कार्यकारिणी में जगह मिली है, जिसमें 134वें नंबर पर चंद्र प्रकाश शर्मा जो कि अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। 129वें स्थान पर सुनील जोशी जी हैं, वो भी अंबागढ़ चौकी के रहने वाले हैं। और 65वें स्थान पर गणेश कोटले हैं जो पाड़ादांव के रहने वाले हैं। इनमें से तीनों का निधन हो चुका है कार्यकारिणी घोषित होने के पहले, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्रेस में एक अपनी सफाई पेश की है कि जो दिसंबर में मैंने सूची भेजी थी उसमें मुहर लगी है, और मुहर लगने और जारी होने के समय के बीच में इनमें से 2 लोगों का जो है वो निधन हो गया है, और एक का निधन काफी पहले हो चुका है। जबकि पूरे मामले पर सियासत तेज हुई, तब जाकर जिला देखिए, इंतजार करना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस मामले में क्या टिप्पणी निकलकर सामने आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।